नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूं। तो आज यहाँ पे मैं फिजिक्स का वैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि 2024 में जाके सीधे आप एग्जाम में तहलका मचा देंगे। तो टोटल यहाँ पे 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं और आपको बता दें कि यहाँ पे डेली क्लास हो रही है। शाम के 7 बजे डेली यहाँ पे जुड़ जाना है, ठीक है। आपका सभी सब्जेक्ट का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री 7 बजे हो रही है और हिंदी इंग्लिश जो है वो रात के 9 बजे हो रही है। और मैथ बायो की बात कर ली जाए तो मैथ बायो जो है वो यहाँ पे 10 अक्टूबर से मैथ बायो की भी क्लास जो है वो यहाँ पे शुरू होने जा रही है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वैसे क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जो कि सीधे आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। फालतू के कोई क्वेश्चंस नहीं, ठीक है, क्योंकि टारगेट जो है वो 80% 90% आपको मार्क्स दिलाने का है। तो आइए आज से जुड़ जाइए। और जो बच्चे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है 9504510500 पे ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि मुझे टेलीग्राम में जोड़ दीजिए या मुझे व्हाट्सएप में जोड़ दीजिए, तो आपको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज में वैसे सारे क्वेश्चन देते हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे, जो कि कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय। फोटोन की जो ऊर्जा है, फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? फोटोन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो देखो फोटोन की जो ऊर्जा है हमेशा याद रखना है कि hc बाय लैम्डा होता है, hc बाय लैम्डा, ठीक है। दो होता है, एक होता है hc बाय लैम्डा और एक hb भी होता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन रहेगा उसके साथ जाएंगे। तो दोनों क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पूछा है फिर से फोटोन की ऊर्जा। अभी बताएं कि दो होती है फोटोन की ऊर्जा, है ना। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी दे दिया है कि E बराबर क्या होती है। तो अभी आपको बताएं कि एक होता है hc बाय लैम्डा और एक क्या होता है hb होता है। तो इस कंडीशन में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। एक एक क्वेश्चन सभी को शेयर कर दे, जितने बच्चे देख रहे हैं शेयर कर दे, क्योंकि सीधे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएंगे ये सारे, ठीक है। फटाफट तरीके से शेयर कर दे, शेयर रुकना नहीं चाहिए। हर बच्चे तक, पूरे बिहार बोर्ड के बच्चे तक पहुंचा देना है। एक भी बच्चा चाहे वो किसी भी जिला का हो, ठीक है, सब तक शेयर कर दीजिए। द रेस्ट मास ऑफ द फोटोन, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है? तो देखो विराम द्रव्यमान जो है वो शून्य होता है। जितने बच्चे जीरो के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फोटोन का जो विराम द्रव्यमान है वो क्या होता है? शून्य होता है। बहुत शानदार। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4। बस डेली क्लास यहाँ पे कीजिए, एक क्लास भी नहीं छोड़िए, ठीक है। बिल्कुल गारंटी है कि आप 80% प्लस एकदम 100% लेके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन जो इस चैनल पे कराए जा रहे हैं आपके अभिषेक ट्यूटोरियल पे, अगर एक एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपको 80% 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। एक एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा आपका। द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन द, किसी फोटोन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? किसी फोटोन की ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? तो देखिए याद रखिएगा, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य दोनों पे निर्भर करती है, बोथ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि फोटोन की ऊर्जा जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों पे निर्भर करती है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ है ताकि आपको एक बार पूरा दिख सके। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। कैथोड रे किरणें हैं, कैथोड रे कैसी किरणें हैं ये आपको बताना है कि कैथोड रे जो है वो कैसी किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय, धनावेशित, ऋणावेशित या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, तो याद रखिएगा कैथोड किरणें कैसी होती है? तो कैथोड किरणें जो है वो नेगेटिव होती है, ऋणावेशित होती है, नेगेटिव चार्ज होती है ना। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड किरणें जो हैं वो समूह है। तो कैथोड किरणें किसके समूह है? कैथोड किरणें किसके समूह है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि कैथोड रे जो है वो इलेक्ट्रॉन के समूह है। राइट आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन के समूह है।
बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? प्लांक नियतांक की बीमा, डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक की बीमा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको याद रखना है। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी के साथ। जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सही आंसर है आपका। चलिए अगला सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? आवेश, विभवांतर, द्रव्यमान या ऊर्जा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा मेजरमेंट करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऊर्जा को मापता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए बहुत अच्छे, एक एक बच्चे का सही आंसर आ चुका है। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली इज। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। देखो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चन वही दिए जा रहे हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जिन बच्चों को नहीं दिख पा रहा है वो हाई क्वालिटी में देखें, बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, हाई क्वालिटी में देखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा आवेशहीन है? किस पे कोई आवेश नहीं होता है? अल्फा कण, फोटोन, बीटा कण या प्रोटॉन? किस पे कोई भी आवेश नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, किस पे कोई भी आवेश नहीं होता है? चलिए बहुत अच्छे, याद रखिएगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोटोन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। फोटोन पे कोई भी आवेश नहीं होता है। चलो जो भी याद बी के साथ गए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखेंगे, वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछा गया है कि डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? द वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली इज। देखिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। जितने बच्चे बी के साथ गए हैं एकदम गर्दा तरीके से सही आंसर आ गया है आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, डी ब्रोगली तरंग संबंधित है। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? आवेशित कण से, गतिमान कण से, स्थिर कण से या इनमें से कोई नहीं? तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की बात कर ली जाए तो ये जो संबंधित है वो है मूविंग पार्टिकल से। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है, गतिमान कण से संबंधित है। राइट आंसर क्या है? गतिमान कण से। चलो बहुत अच्छे, अगला सवाल, बीटा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड इन। बीटा किरणें विक्षेपित होती है, कहां विक्षेपित होती है? बीटा किरणें कहां विक्षेपित होती है? क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में राइट आंसर आपको लगाना है कि बीटा किरणें कहां विक्षेपित होती है। तो राइट आंसर आ जाएगा बीटा किरणें का बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक नियतांक का मान पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक की वैल्यू कितनी होती है? द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है, आपको याद रखना है प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, मिनिमम वर्क फॉर वन फंक्शन। न्यूनतम कार्यफलन क्या है? मिनिमम वर्क फॉर फंक्शन क्या है? न्यूनतम कार्यफलन, तांबा, लोहा, सोडियम या बेरियम? मिनिमम वर्क फंक्शन इज फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। जितने बच्चे सी के साथ गए हैं बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बिल्कुल अपने पेड क्लासेज का, जो कि मेरा पेड क्लासेज चलता है ब्रिलियंट नाम से,
उसका मैं आपको सारा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है, सारा क्वेश्चन जो ऑफलाइन का पेड क्लास है, ठीक है, ब्रिलियंट फिजिक्स के नाम से मेरा, उसका सारा क्वेश्चन जो है वो मैं आपको दे रहा हूं, वो भी यूट्यूब पे फ्री में। ठीक है, फ्री में आपको दिया जा रहा है। सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, ये कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए देखिएगा यहाँ पे लोगो भी मैं लगा रखा हूं। चलिएगा, वह घटना जिसमें कुछ धातु पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन। चलिए 16 का जो राइट आंसर है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लाइट इज ट्रीटेड एज। मैं बहुत सारे चैनल पे देखा हूं कि वो सारे क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जो एग्जाम में आता ही नहीं है, सिर्फ भीड़ बढ़ाने के। उनका मतलब है सिर्फ भीड़ बढ़ाना, लेकिन मेरा मतलब है रिजल्ट देना। ठीक है, रिजल्ट देने से मुझे मतलब है, चाहे वो कम बच्चे ही क्यों ना देखे, लेकिन रिजल्ट पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपको मिल रहा है। चलिए, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है? 17 पार्टिकल, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पार्टिकल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं भी आपको यूट्यूब पे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हाँ, किसी पेड क्लास से मिल जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन यूट्यूब पे फ्री में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। द मोमेंटम ऑफ द फोटोन हैविंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति वाले फोटोन का संवेग पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18 में। इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग क्या होगा? देखिए 18 का याद रखिएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला सवाल, अगला सवाल है 19, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? किसी प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रति सेकेंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो किसके समानुपाती होती है? 19 नंबर क्वेश्चन में रगड़ के आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के समानुपाती होती है ना। बहुत जबरदस्त। चलिए 20, यदि सबकी गतिज ऊर्जा समान हो, यदि सबकी गतिज ऊर्जा समान हो तो किसकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगी? बोला गया है इफ काइनेटिक एनर्जी इज सेम फॉर ऑल देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज मैक्सिमम। यदि सबकी गतिज ऊर्जा को समान कर दिया जाए तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, अल्फा कण का, ऑक्सीजन के नाभिक का, किसका? 20। चलिए बहुत अच्छे, याद रखेंगे। जितने बच्चे ए के साथ गए बिल्कुल धुआंधार आंसर किए हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। बस डेली क्लास में आइए, एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में छूट नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि छूट जाए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके समानुपाती होती है? 21 में पूछा गया है कि किसके समानुपाती होती है। ये देखिएगा, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो 21 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। जितने बच्चे ए के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल 22, द वर्क फंक्शन फॉर मेटल इज 2.8 देन इट्स थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। यदि किसी धातु का कार्यफलन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसका देहली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर लगाना है आपको। चलिए बहुत अच्छे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। एक एक क्वेश्चन बिल्कुल सही करते हुए आप लोग। अगला सवाल देखिएगा 23,
निम्नलिखित में कौन सही है, इनमें से कौन सही है। 23 में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। 23 नंबर क्वेश्चन। ऐसे मैं आपको 2000 क्वेश्चन दे दूंगा, 2000 क्वेश्चन दे दूंगा, और विश्वास रखिए ये अगर 2000 क्वेश्चन आप लगा लिए तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं, है ना, 100% गारंटी के साथ। और डेली 70 क्वेश्चन करके मैं यहाँ पे देता चला जाऊंगा, और ये आप याद करते चले जाइएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, है ना। एग्जाम में सिर्फ एक ही चैनल का नाम दौड़ेगा और वो होगा अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। हर साल की भांति इस साल भी सारे क्वेश्चन आपको सेम टू सेम इस चैनल के लड़ने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए 23 का राइट आंसर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है यदि, प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है यदि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज पॉसिबल ओनली व्हेन 24 का आंसर लगाएंगे। प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है, चलिए बहुत अच्छे जबरदस्त तरीके से आंसर लगाइएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव है जब, है ना, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। यदि द्रव्यमान m का कोई कण v चाल से गतिमान हो तो उससे संबंध तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान क्या होता है। यदि द्रव्यमान m का कोई कण v चाल से गतिमान हो तो उसके संबंध तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान क्या होगा। 25 नंबर क्वेश्चन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, यदि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यदि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तरंग की व्यवहार करते हैं, उनका तरंगदैर्घ्य समान हो तो इनमें कौन सा समान हो सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है तरंग की तरह व्यवहार करना शुरू कर दे तो उनका तरंगदैर्घ्य समान हो, उस कंडीशन में कौन सा समान हो सकता है। एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, स्पीड या एंगुलर मोमेंटम। 26। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे रेखीय संवेग। यदि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन तरंग की तरह व्यवहार करें तो उनका तरंगदैर्घ्य समान हो तो उनका लीनियर मोमेंटम समान हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27। वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम, सोडियम का कार्यफलन पूछा गया है कि आपको बताना है कि सोडियम का कार्यफलन क्या होता है। सोडियम का कार्यफलन क्या होता है, 27 नंबर में आपको बताना है। देखिए सोडियम के कार्यफलन की बात कर ली जाए तो सोडियम का कार्यफलन होता है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल, यदि प्रोटॉन का तरंगदैर्घ्य दिया गया है, ठीक है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। जितने बच्चे हैं सब तक शेयर जरूर करें, हर बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए, हर बच्चे तक शेयर कर दें, जहां से भी वो देख रहे हैं शेयर जरूर किया कीजिएगा। और जैसा कि आपको पता है कि टॉप 10 टॉपर का नाम अनाउंस किया जाएगा कब, 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, कमेंट करना एकदम छोड़ना नहीं है। चलिए 28, पहले पूरा क्वेश्चन कर लेना है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, 1.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए अगला सवाल देखेंगे, ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट 29 नंबर, बामर सीरीज लाई इन द, बामर श्रेणी कहां स्थित होता है। बामर श्रेणी जो है वो कहां स्थित होता है ये पूछा गया है। विजुअल रीजन में, परावैंगिक भाग में, इंफ्रारेड रीजन में, या नन ऑफ दिस। बामर सीरीज इन लाई इन द विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, इंफ्रारेड रीजन और नन ऑफ दिस। 29 सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजुअल रीजन। याद रखेंगे जो बामर सीरीज होता है वो विजुअल रीजन और दृश्य भाग में पाया जाता है। तो जितने बच्चे ए के साथ गए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट,
किसी इलेक्ट्रॉन की पहली ऑर्बिट में ऊर्जा कितनी होती है? द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन इट्स फर्स्ट ऑर्बिट -3.4, -13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर लगाएंगे फटाफट। चलिए बहुत अच्छे। 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक भी क्वेश्चन जो है ना ऐसा क्वेश्चन लाया गया है कि आपका नजर से ओझल नहीं होगा, आप नजर नहीं हटा सकते हैं, बस पूरा क्वेश्चन आप लगा के ही जाएंगे। ठीक है, पूरी क्लास कर लेना क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। वैसे वैसे क्वेश्चन ला रहा हूं जो सीधे 100% आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इस बात की 100% गारंटी है, ये आपको एग्जामिनेशन के दिन खुद पता चल जाएगा और उस दिन आप एकदम डांस करने लगोगे, बस अगर आपने मेरी बात मानी होगी तो। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। किसी कक्षा में द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इट्स ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है? 31। तो याद रखना है z स्क्वायर के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, देखिए नीचे नीचे आपको आंसर भी दिख रहा होगा, लेकिन पहले मैं आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको याद हो जाएगा। चलिए 32 किसी वृत्ताकार कक्षा में गति करते समय किसी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसका गुणज होता है, यह आपको बताना है। और बीच में एक इंफॉर्मेशन आपसे साझा करना चाहता हूं, आप लोग आंसर लगाते चलिए। देखिए वैसे बच्चे जो बाहर रख के पढ़ाई कर रहे हैं, नीट IIT जेईई ये सब की तैयारी कर रहे हैं या अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं और चाहते हैं कि सर 80% 90% कंफर्म तरीके से आए, ठीक है, क्या करें कि सब कुछ मेरे पास हो। यहाँ पे क्लास तो लगा ही रहे हैं, नो डाउट यहाँ पे फ्री क्लास चल रही है, लेकिन मेरे पास एक असाइनमेंट होना चाहिए जो कि मुझे कंफर्म कर दे कि अगर ये असाइनमेंट हम पूरा कर लिए तो मेरा 90% मार्क्स आ जाएगा, 80% मार्क्स आ जाएगा। तो वो असाइनमेंट जो है वो आपका अवेलेबल हो चुका है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। ठीक है, लेना कैसे ध्यान से देखिएगा। आप हिंदी मीडियम में भी ले सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आंसर के साथ इंग्लिश मीडियम में भी ले सकते हैं। ये आपको PDF फॉर्मेट में दिया जाएगा जिसे आप मोबाइल में रख के भी याद कर सकते हैं, लैपटॉप में भी याद कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकलवा कर याद कर सकते हैं और एग्जाम में जाके छाप सकते हैं। तो उसके लिए ऑल सब्जेक्ट का प्राइस जान लीजिए कितना है। ऑल सब्जेक्ट का जो है ₹1300 है। 1300 बोलोगे सर कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें मिल जाएगा? इसमें फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा, बायो मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश सब मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कोई बच्चा फिजिक्स लेता है तो उसे 400 लगता है, और कोई सिर्फ हिंदी इंग्लिश लेता है कि सर मुझे सिर्फ हिंदी इंग्लिश चाहिए, तो दोनों का सिर्फ 400 लगता है। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट 1300 रुपये में। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत महंगा है, ठीक है, 200 रुपये 100 रुपये में मिल जाता है। तो बच्चे जो 200 रुपये में मिलता है उसमें कोई आपकी लिमिट नहीं होती, वो ऐसे ही नॉर्मल PDF होता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड PDF है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पेड क्लास में भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 90% दिला सकते हैं। फैसला आपका है, आपको रिजल्ट चाहिए या आपको पैसा चाहिए। ठीक है, तो ये 1300 जो है वो आप कैसे पे करेंगे? तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पेमेंट करने के लिए इसी नंबर पे फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है, पेटीएम नहीं करना है, फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जो है इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, तुरंत PDF मिल जाएगा और एग्जाम में जाकर तहलका मचा देना है। ठीक है, तो जो बच्चे बिल्कुल फोकस्ड हो एग्जाम के प्रति बिल्कुल इसका फायदा उठाएं, ये फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात का गारंटी है कि एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए अगला सवाल, यहाँ पे गया है 32। तो 32 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है द mu इज इक्वल टू, एक mu का मान कितना होता है? एक mu का मान जो है वो कितना होता है? 33।
चलिए बहुत अच्छे, 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखना है, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। बोर का आवृत्ति का शर्त क्या होता है? बोर फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बोर का जो आवृत्ति का शर्त है वो क्या है? 34 में आंसर लगाना है। 34 नंबर क्वेश्चन में एकदम धुआंधार आंसर लगा देना है। चलिए बहुत अच्छे, एकदम याद रखिएगा बच्चा। इसका जो शर्त होता है E1 - E2 बराबर HB होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम तहलका मचा देना, एग्जाम तो चुटकी में निकलेगा। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिए जा रहे हैं कि एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। ठीक है, डेली क्लास में आपके सारे 2000 क्वेश्चन में पूरा कर दूंगा, जिसके बाहर आपको कुछ पूछेगा ही नहीं। ठीक है, और याद तो मेरी गारंटी है कि मैं याद करा दूंगा, है ना। डेली क्लास में अगर आ रहे हैं तो याद करा दूंगा। अगर आप लाइव में नहीं आ पाते हैं तो बाद में आप देख सकते हैं। ठीक है, लाइमन श्रेणी स्थित होता है, यूट्यूब पे पड़ा रहता है। अब ग्रुप में जुड़े हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें तो और भी फायदा होता है कि पिछली सारी वीडियो जो है आपको मिल जाती है। ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे मुझे फॉलो करते हैं तो उसमें भी आपको मिल जाता है। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है कि जब जुड़ते हैं उससे पहले का नहीं दिखता है, इसलिए टेलीग्राम में जुड़ना ज्यादा प्रेफर होता है। तो आप मुझे जुड़ने के लिए 9504510500 पे, है ना, मैसेज कीजिएगा कि सर मुझे टेलीग्राम में जोड़ दीजिए, तो मैं आपको टेलीग्राम में जोड़ दूंगा। मैसेज का मतलब व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, 35 का राइट आंसर है अल्ट्रावायलेट रीजन। याद रखेंगे, लाइमन श्रेणी जो है वो पराबैंगनी में होता है और वामा श्रेणी जो है, ठीक है, वो दृश्य भाग में होता है। यहाँ पर लाइमन श्रेणी की बात हो रही थी, अल्ट्रावायलेट रीजन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चे और देखते हैं 36 में क्या पूछा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन इंफ्रारेड रीजन। बोला गया है कि इंफ्रारेड रीजन में कौन सा नहीं स्थित है, इनमें कौन सा अवरक्त भाग में स्थित नहीं है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। चलिए 36, ये सारे क्वेश्चन लगा दिए तो एग्जाम में बल्ले बल्ले हो जाएगी। चलिए 36 का राइट आंसर है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है बच्चा वो नहीं होता है, कहा अब रक्त भाग में नहीं होता है। तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत शानदार, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, यदि पहले कक्षा की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम हो तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी? द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इज देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट। बिल्कुल चैलेंज है, ऐसा क्वेश्चन आप किसी भी चैनल पर जाके देख लीजिए, नहीं मिलेगा। एकदम 100% चैलेंज दिया जा रहा है, कहीं भी देख ले नहीं मिलेगा। चलिए 37, और इसलिए पूरा वाटर मार्क लगा के दे रहे हैं ताकि कोई चैनल जो है बहुत ज्यादा जो है ना बदमाशी करता है, स्क्रीनशॉट ले लेता है। हर जगह आपका देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी ऑफलाइन कोचिंग का नाम है, कहीं से नहीं ले सकता है। चलिए बहुत अच्छी, ऑप्शन नंबर ए 2.12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखिएगा क्या होगा। द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, द पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच फॉल इन द विजुअल रीजन। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी जो है बच्चा दृश्य भाग में पड़ती है? बच्चा टेंशन क्यों लेते हो, बायो का भी करवाएंगे, 10 अक्टूबर से बायोलॉजी होगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। वैसे तूफानी क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे, फालतू का क्वेश्चन पढ़ना छोड़ दो आज ही। ठीक है, आज ही फालतू क्वेश्चन पढ़ना एकदम दूर फेंक दो, वो सब क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो तरह तरह के चैनल पे आपको गलत थंबनेल लगा के दिए जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आपको बायोलॉजी का भी 10 अक्टूबर से शुरू कर रहे हैं और खुशखबरी की मैथ का भी 10 अक्टूबर से ही शुरू हो रहा है ना। एकदम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ में ऐसी तैयारी देंगे आपको कि आप कोचिंग पढ़ के भी जितने नंबर नहीं लाएंगे वो मैं आप यहां से करवा दूंगा। चलिए 38 का राइट आंसर वामन सीरीज, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल 39, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम विल बी मिनिमम। किसी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किस कक्षा में न्यूनतम होता है? किस कक्षा में न्यूनतम होता है?
क्योंकि अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं तो आप मेरे परिवार हो गए हैं। और ठीक है, और हर कोई चाहता है कि उसका परिवार का हर हिस्सा, हर पर्सन बहुत अच्छा स्कोर करे। तो इस चैनल का परिवार आप तभी कराते हैं जब आप डेली क्लास में आते हैं, है ना, हर वीडियो फॉलो करते हैं, जो इस चैनल के थ्रू बताया जाता है उस बात को फॉलो करते हैं, तो आप इस चैनल के एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाते हैं। ठीक है, और जो इस चैनल का फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं वह सारे क्वेश्चंस दे दूं जिससे एग्जाम में बच्चा बहुत अच्छा कर सके। और एग्जाम में जब बच्चा का दिल खुश होता है तो ऑटोमेटिक आपको दुआ मिलती है ना, आशीर्वाद मिलती है ऊपर वाले की। तो उससे बड़ा चीज क्या हो सकता है। किसी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किस कक्षा में न्यूनतम होता है, यही चाहिए मुझे। बस आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि बच्चा शेयर किया कीजिए ताकि और भी दुआ मुझे मिल सके। जहां जहां जाए हर बच्चा एग्जाम में जाकर जब मुस्कुराते हुए चेहरा है तो उसके मम्मी पापा भी दुआ देंगे, है ना। 39 राइट आंसर है फर्स्ट ऑर्बिट, प्रथम कक्षा, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए अगला सवाल याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा किस कक्षा में न्यूनतम होता है, तो प्रथम कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट में न्यूनतम होता है। चलिए 40 में देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है। द आयनोएशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन, किसी हाइड्रोजन परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब क्या होगा। किसी हाइड्रोजन परमाणु की जो आयनीकरण ऊर्जा है वो क्या होती है, तो सही जवाब है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है धुआंधार तरीके से। चलिए अगला सवाल देखेंगे, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द बोर मॉडल ऑफ एटम इज, बोर के परमाणु मॉडल में काइनेटिक एनर्जी एवं टोटल एनर्जी का अनुपात कितना होता है। जो बोर का परमाणु मॉडल है उसमें काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा जा रहा है कि रेशियो बता दे बच्चा। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी एंड द बोर मॉडल ऑफ एटम इज 41। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 1:1 होता है ना, 1:1 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और तहलका मचा देंगे। ध्यान देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, -1 होता है ना, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है ना, 1:-1 होता है बच्चा, 1:1 नहीं। देखिए यहाँ पे आपसे भी आंखों से ओझल हो सकता है तो -1 पे ध्यान देना है, ठीक है, ओझल नहीं होना है। 1-1 ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 42 है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए इस बार क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का अनुपात, और उसमें क्या पूछा था, देखिए इसमें पूछा था आपसे कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का अनुपात। तो एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे घुमा के मैं सारा दे दूंगा कि एग्जाम में बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वहां पे टोटल एनर्जी पूछा था, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पूछा है और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। इस बार इसमें याद रखिएगा कि 1:-2 होता है ना, 1:-2 होता है काइनेटिक का पोटेंशियल के साथ, काइनेटिक का पोटेंशियल के साथ 1:-2 होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के आयनीकरण का विभव का मान क्या होता है। द आयनोजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनीकरण विभव का मान कितना होता है। 43 नंबर क्वेश्चन रगड़ के आंसर करेंगे। सही जवाब क्या होगा, 13.6 वोल्ट होता है ना, ऑप्शन नंबर बी। वैसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपको याद करना है, वैसे क्वेश्चंस नहीं दिए जा रहे हैं जो आप पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं और एग्जाम में वो सब आएंगे नहीं। वैसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो एग्जाम में आएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, सर याद नहीं है, तो इसीलिए तो आपको दे रहे हैं ना कि आपको याद नहीं है ताकि आप एग्जाम में आ जाए तो फंसे नहीं, समझ रहे हो, इसलिए सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। चलिए 44, यदि बोर के अनुसार पहले कक्षा की त्रिज्या r है तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। 44 में पूछा गया है
कि यदि बोर के अनुसार पहले कक्षा की त्रिज्या r है तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी। 44 में धुआंधार आंसर करेंगे। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जितने बच्चे बी के साथ गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला सवाल 45, फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स nth ऑर्बिट, किसी n के कक्षा में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है। किसी nवें कक्षा में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन के लिए त्रिज्या में कौन सा ऑप्शन सही है, ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपसे पूछ रहा है। चलिए फटाफट आंसर आने लगा है। राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी। स्पीड चार्ज जो है वो 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। स्पीड जो होता है वो 1/n के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, क्या पूछा है ना, आपसे पूछा है बोर के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है। 46 कि बोर का जो त्रिज्या है उसका अनुपात क्या होता है, इसका अनुपात पूछा है, बोर की त्रिज्याओं का अनुपात 46 में। तो याद रखेंगे एक मिनट रुकिए, कुछ क्वेश्चन छूट गया है क्या। 44 नंबर क्वेश्चन नहीं हुआ है। देखो इसमें जो है ना डी हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएगा। हाँ सही बोल रहे हो आप, सही जवाब इसमें डी हो जाएगा। तीनों सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो बी भी सही है, मैंने बी आंसर दिया था, लेकिन सी और डी भी सही है। और 44 क्वेश्चन लगता है छूट गया है। आप लोग बोल रहे हैं सर छूट गया है कुछ, हाँ छूट गया है। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था यदि बोर के अनुसार पहले कक्षा की त्रिज्या r हो तो तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, है ना। तीसरे कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, इसका तीसरे कक्षा की त्रिज्या जो होगा वो r/9 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, थैंक। ठीक है 45 हो गया। 46, अब देखिए 46 बोर के त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोर का जो त्रिज्या होता है उसका अनुपात क्या होता है। तो याद क्या रखना है, 1:4:9, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है हाइड्रोजन परमाणु को एक्साइट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान क्या होता है। हाइड्रोजन परमाणु को एक्साइट करने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है उसका मान क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आपके पास आ चुका है। जो ये बच्चे बी के साथ गए बिल्कुल राइट आंसर है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल 48, ड्यू टू डॉपिंग द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, अपद्रव्यों से मादित करने पर जो अर्धचालक की चालकता होगी वो क्या होगी। अपद्रव्यों से मादित करने पर अर्धचालक की जो चालकता है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा, आंसर लगाएंगे। चलिए फटाफट आंसर कर दिया, सभी को शेयर कर दे। ठीक है, जितने बच्चे जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए सभी को, और लाइक अभी तक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आप सभी का, सभी का सही आंसर आ चुका है। सब लोग आंसर कर लीजिए। चलिए बिल्कुल सभी का आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए राइट आंसर यहां पे बता दें कि राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए, बढ़ता है ना, इंक्रीज होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे कि अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल है अर्धचालक की चालकता का कारण क्या है। कि अर्धचालक की जो चालकता है
उसका कारण आपको बताना है कि उसका कारण जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, केवल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और होल, फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, या इनमें से कोई नहीं। आंसर लगाएंगे। देखो पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो चालकता होती है, इलेक्ट्रॉन की जो चालकता होती है उसका कारण आपसे पूछ दिया है कि बताइए उसका कारण क्या है ना। फटाफट से आंसर कर देंगे बच्चे। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है एक एक बच्चे का, बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं बच्चे। देखिए राइट आंसर है ना। सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन और होल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। द फॉर्म पी टाइप सेमीकंडक्टर द इम्प्योरिटी शुड बी। पूछा क्या गया है, किसी पी टाइप, देखो क्या पूछा है किसी पी टाइप के अर्धचालक, किसी पी टाइप के अर्धचालक की इम्प्योरिटी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है आपसे। इसकी इम्प्योरिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, त्रिसंयोजक, चतुसंयोजक, पंच संयोजक, या इनमें से कोई नहीं। देखो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आ चुका है आपके पास। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट आंसर कर रहे हैं। याद रखिएगा त्रिसंयोजक बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल। द बेसिक गेट इज मूल गेट। पूछा क्या गया है, मूल गेट कौन कौन है, मूल गेट कौन कौन है। बहुत ही सवाल पूछा गया है कि मूल गेट का जिक्र किया जा रहा है और आपको बताना है कि मूल गेट कौन कौन होता है। मूल गेट कौन कौन होता है ये आपको बताना है। मूल गेट, देखो मूल गेट सभी को पता है कि मूल गेट कौन कौन होता है, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। तो ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है, और गेट का बुलियन व्यंजक पूछा है कि और गेट का बुलियन व्यंजक जो है वो क्या होता है। ध्यान से आपको याद रखना है कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट ए प्लस बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे क्या पूछा है। 53 द बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ एंड गेट, सभी का दे देंगे ताकि आप याद रखें। पहला का बता दिए कि और गेट है। अब एंड गेट के बारे में पूछा गया है कि एंड गेट कौन है, तो एंड गेट कौन है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, एंड गेट है। ठीक है, तो एंड गेट में याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या है, 54 नैंड गेट। ठीक है, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक, नैंड गेट का बुलियन व्यंजक। एक एक क्वेश्चन दे देंगे, एग्जाम में आपसे छूट ही नहीं सकता है। अब देखिए जो एंड गेट ये था, ये एंड गेट था, इसके ऊपर बैंड लग जाता है तो यही नैंड हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट इन द फिगर, चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट का नाम बताना है। इस लॉजिक गेट का नाम क्या है, तो ये लॉजिक गेट जो है वो कौन सा गेट है, तो ये लॉजिक गेट जो है वो नैंड गेट है ना। कौन सा गेट है, नैंड गेट है। फिगर से साफ पता चल रहा है कि नैंड गेट है, ऑप्शन नंबर सी के साथ टिक करेंगे और बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, अब इस फिगर का नाम बताना है कि ये जो फिगर है वो कौन सा है। चलिए कौन सा ये फिगर है, चलिए आंसर लगाएंगे कौन सा फिगर है ये। तो ये जो है नैंड गेट है ना। सही जवाब क्या होगा, नैंड गेट। बहुत जबरदस्त। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल, अगला सवाल है यहाँ पे लॉजिक गेट इन द फिगर। इस फिगर में लॉजिक गेट क्या होगा, ये जो फिगर है इसका लॉजिक गेट आपको बताना है। 57 में 56 का बता दिए ना, 56 का बताएं तो बच्चा। 56 का राइट आंसर क्या है, एंड गेट है ना। 56 का क्या है, एंड गेट है। देखो ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे बिंदु रहेगा तो नैंड गेट हो जाता है, बिंदु नहीं है तो एंड गेट हो जाएगा। डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए क्या पूछ रहा था,
अब इस फिगर को ध्यान से देखिएगा 57 में। अब देखिए ये क्या है, नॉट गेट है, ये क्या है, नॉट गेट है। अगर यही ये नहीं रहेगा तो और गेट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 58, एक क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। चलिए 58 देखिए क्या पूछा है, पूछ दिया अभी जो बताएं, लॉजिक गेट का नाम बताना है 58 में। अब देखिए यहाँ पे कोई गोला नहीं है, जब गोला नहीं होता है एकदम ठेठ भाषा में बता रहे हैं, गोला नहीं होगा। अगर गोला रहता है ऐसा फिगर तो नॉट गेट, यहाँ पे गोला नहीं है तो और गेट, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट, यदि अर्धचालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए सेमीकंडक्टर का तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? देखिए अर्धचालक का तापमान बढ़ता है तो प्रतिरोध की बात कर ले तो ये डिक्रीज करता है, प्रतिरोध जो है वो क्या है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर पूछेगा चालकता कि चालकता क्या होता है तो चालकता बढ़ता है, ठीक है, और प्रतिरोध जो है वो घटता है। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी चालकता पूछ देता है, तो प्रतिरोध पूछेगा तो डिक्रीज बोलिएगा, और चालकता पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, चालकता है बढ़ता है। तो यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है तो हम बोलेंगे डिक्रीज करता है, घटता है। चलिए अगला सवाल, पी टाइप का अर्धचालक किन से बनाया गया है? पी टाइप का जो अर्धचालक है 60 नंबर पूछा गया है कि वो कहां से बनाया गया है, ये कहां से बनाया गया ये आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट से आंसर कीजिएगा, ये कहां से बनाया गया है। देखो कहां से बनाया गया है 60। चलिए बिल्कुल सही जवाब आ चुका है आपके पास, सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंडियम, इंडियम से बनाया जाता है ना। चलिए अगला सवाल 61, किसे उत्क्रम बायस में जोड़ा जाता है? विच इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में किसे जोड़ते हैं? 61 ने पूछा है कि रिवर्स बायस में आप किसे जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में किसे जोड़ते हैं? तो देखिए सही जवाब होगा जेनेट डायोड और फोटो डायोड दोनों को। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? 62 में पूछा है एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, है ना। सही जवाब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है, याद रखिएगा लाइट इमिटिंग डायोड। जो आपके घर में एलईडी होता है ना, एलईडी टीवी चाहे जो भी एलईडी स्क्रीन, तो वो आपका लाइट इमिटिंग डायोड। चलिए अगला सवाल देखेंगे, रेक्टिफायर रूपांतरित करता है, रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर का काम क्या है? तो रेक्टिफायर जो है वो क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है, एसी से क्या करता है, डीसी में ले जाता है। तो ए के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है, एसी से कहा जाता है डीसी में। नेक्स्ट देखेंगे इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, 64 में पूछा है आपसे। देखो पहला दिया है कि अल्फा बराबर बीटा बटे 1 प्लस बीटा, और दूसरा दिया है बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसमें दोनों सही है, एक भी सही और बी भी सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दोनों कथन जो है वो सही है। चलिए अगला सवाल, पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होते हैं वो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, होल्स, इलेक्ट्रॉन, अनहोल्स या नॉन ऑफ दीज? तो देखिए पी टाइप के अर्धचालक में जो मुख्य धारा वाहक होते हैं वो क्या होते हैं? होल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। चलिए अगला सवाल, जेनर डायोड इज बेस्ट यूज्ड एज, जेनर डायोड जो है, जेनर डायोड भी एक पीएन जंक्शन होता है जिसका प्रयोग कहां होता है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज नियंत्रक में होता है, इसका यूज जो होता है एसी वोल्टेज रेगुलेटर में होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसी वोल्टेज रेगुलेटर में। चलिए अगला सवाल, 25 को बाइनरी और डेसिमल पूछा गया है, तो 25 का क्या हो जाएगा सही जवाब? सी के साथ जितने बच्चे गए हैं बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज, अगर चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? चालक का अगर तापमान बढ़ता है तो
देखिए चालक का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे प्रतिरोध रेजिस्टेंस जो है वैसे वैसे घटता जाएगा। चालक का तापमान बढ़ाने पे चालकता बढ़ती है, और जब चालकता बढ़ती है कंडक्टिविटी जब बढ़ेगी तो उसकी जो है रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, कमती है। तो जब हम गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है और रेजिस्टेंस क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिएगा। एन टाइप का चालक को बनाने के लिए अशुद्धि होनी चाहिए। 69 एन टाइप का चालक को बनाने के लिए अशुद्धि होनी चाहिए, तो कौन सी अशुद्धि होती है, 5 संयोजक की। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पेंटावैलेंट 5 संयोजक। 70 नंबर क्वेश्चन और आज का आखिरी सवाल, और इसके बाद हम लोग रात 9 बजे जो है हिंदी इंग्लिश की भी क्लास करेंगे। तो रात 9 बजे आपको जुड़ना जरूर है। और जो बच्चे टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो मुझे 9504510500 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि सर मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। जिस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं आपको जोड़ देंगे और वहां से भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लेकिन आप लोग YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे दबा दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब भी क्लास होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो रात 9 बजे नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। इससे पहले आप आंसर लगा लीजिए 70 का। तो 70 का जो राइट आंसर है वो है 2 अर्धचालक जंक्शन। ऑप्शन नंबर बी 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन। तो यहाँ पे हम लोगों ने 70 क्वेश्चन किए, और वैसे आपको 2000 क्वेश्चन जो है मैं पूरा कर दूंगा पूरे बुक से, जिससे बाहर एग्जाम में आपका क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे, ठीक है। पूरा क्लियर, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ सभी का, ठीक है, और हिंदी इंग्लिश का भी। तो बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, डेली क्लास में आइए, और 70 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जितना भी सही हुआ, 10 सही हुआ, 40 सही हुआ, 20 सही हुआ, ठीक है, जरूर कमेंट करें। और बिहार के किस जिले से हैं, अपने किस जिला से बिहार के हैं आप, ठीक है, अपने जिले का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप बिहार के किस जिले से यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अपने जिले का नाम कमेंट कीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन से जिले के स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हैं। तो मिलते हैं रात 9 बजे की क्लास में, ठीक है। तो शेयर कर दीजिएगा सभी को। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है। सी यू एट 9 PM